फॉर अ लॉन्ग पीरियड अगर मुझे कोई जॉब करना है, कोई चीज़ करनी है, तो मैं इंटरेस्ट उसमें लूज़ नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और मेरे लिए इंटरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ नया उसमें सीखने को मिलता रहे। सो हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कई बार आप अपनी मास्टर्स ज्वाइन कर लेते हो, एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आपको बहुत सारे करियर एवेन्यूज के बारे में पता चलता है। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट स्टिल उन्होंने मेहनत करी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया और यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। सो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुविज्ञ। ही हैज क्वालिफाइड हिज यूजीसी नेट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया कि इन्हें यूजीसी नेट देना चाहिए, और अदर क्या क्या ऑप्शंस हैं जो ये साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशन सुविज्ञ एंड वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच सर। सुविज्ञ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ये सारी चीजें प्लीज बताइए। Thank you, sir. First of all, thank you so much for inviting me on this platform, sir. So, sir, I did my graduation from Ramjas College, and then I did my post graduation from Delhi School of Economics, and I am passed out this year only. फैंटास्टिक। सो सुविज्ञ, ग्रेजुएशन आपने रामजस कॉलेज से करी है, मास्टर्स आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी है। दोनों बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। जहां से ग्रेजुएशन, जितनी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन से ही प्लेसमेंट ले लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर से ही प्लेसमेंट लेके अच्छी कॉर्पोरेट जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेलॉइट आती है, ईवाई आती है, केपीएमजी आती है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है कि इन जगहों पे हमें जॉब मिल जाए। सो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, या हाउ डिड यू लैंडेड अप टू यूजीसी नेट, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन में था, तभी मैंने देखा अपने प्रोफेसर्स को, जब मैं देखता था, उनको पढ़ाते हुए देखता था, तो एक सेंस आता था कि यार अगर मैं कभी किसी को कुछ बता पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ, तो वो एक सेंस अंदर होता था। बट हाँ, कभी उस टाइम पे इतना ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं लगा कि यार नहीं, फाइनली चल के मुझे प्रोफेसर बनना है। बट ये ऑप्शन मैंने तभी एक्सप्लोर करा था कि यूजीसी नेट जैसा एक ऑप्शन है जो आगे चल के एक करियर ऑप्शन बन सकता है। बट व्हेन आई लैंडेड इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ मैं अपने प्रोफेसर से मिला, उनसे बातें की, तो उन्होंने मेरे को ये चीज को और अच्छे से समझाया कि यार इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उस तब मेरे को आइडिया लगा कि यार हम पीएचडी के लिए आईआईटीज, आईआईएम्स, फॉरेन्स में भी जा सकते हैं, और ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन बन सकता है एज अ करियर। तो फिर मेरा थोड़ा मोटिवेशन इसकी तरफ आया, एंड फिर अपने दोस्तों को देख करके पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे थे जो बहुत डेडिकेशन के साथ यूजीसी नेट के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका एस्पिरेशन ही होता है कि आगे चल के यार प्रोफेसर बनना है। तो उसके उनसे देखा, उनसे सीखा, तो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ा मेरे को। आई थिंक इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो और आप प्रोफेसर से बात करके मोटिवेट होते हो कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है। एग्जैक्टली। कोई भी जॉब करने के लिए जो इंसान उस जॉब में है, उससे बेहतर कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट जब उनसे आपका बात होती है, कांटेक्ट होता है, तो काफी अच्छा फील होता है, और चीजें भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये चैलेंजेस क्या है। ऐसे में लगता है कि प्रोफेसर की जॉब बहुत फैसिनेटिंग भी है यार, ऐसे पैसे उठा रहे हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं उनके, तो वो चीजें भी जानने का मौका मिला। तो सुविज्ञ ने स्टूडेंट बहुत अच्छी बात कही है जो जनरली स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होती है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचिंग जॉब बहुत फैसिनेटिंग है, कि भाई क्लास में आए, पढ़ा के चले गए और अच्छी सी सैलरी ले ली, एक हैंडसम सैलरी ले ली, और किसी बड़े से कॉलेज में, किसी फैंसी से कॉलेज में, जहां आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रीम करते होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इन बड़े से बड़े कॉलेजेस में हम लग जाएं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं सिर्फ सुविज्ञ के माध्यम से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इतनी भी फैसिनेटिंग जॉब नहीं है ये, इतनी भी इजी लाइफ नहीं है प्रोफेसर्स की। उनको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देनी पड़ती है। तो जब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जब भी आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें, तो ये सारे डायरेक्ट डायमेंशंस को, ये सारे डायरेक्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सुविज्ञ, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपसे जानेंगे कि एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, आपने अपने प्रोफेसर्स को बहुत कुछ करते देखा होगा, टीचिंग करते देखा होगा, रिसर्च करते देखा होगा, और भी बहुत सारी चीजें करते देखा होगा, कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है टीचर्स की, और कौन सी एक ऐसी चीज है प्रोफेसर्स की जो आपको थोड़ी सी बोरिंग लगती है कि ये चीज में तो शायद मजा नहीं आता होगा। ओके, तो सर एक्चुअली इसका आंसर मेरा दोनों का सेम ही है, फैसिनेटिंग भी और वो बोरिंग भी थोड़ी लगती है। जब मैं अपने टीचर्स को, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैंने बहुत क्लोजली अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहा, उनको देखा है,
तो देखता था उनके अंदर जो लर्निंग की जो एक एबिलिटी है और हमेशा सीखने की जो इच्छा होती है, हमें पढ़ाने से पहले वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं। हमारी एक टीचर थी, फाइनेंस की टीचर, वो हमेशा पढ़ाने से पहले 2 घंटे खुद रेडी होके आती थी, जबकि वो सेम सब्जेक्ट कितने सालों से पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नया डायमेंशन ऐड करना चाहती थी। तो हमें लगता है कि यार एक टीचर ने एक बार कोई बुक पढ़ ली, वो 20 साल तक उसी किताब को पढ़ा रहा है, उसमें तो कुछ जरूरत है नहीं मॉडिफाई करने की। बट उनको देख के ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कभी टीचर बना, स्कूल लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी लेवल पे टीचर बनता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं बच्चों को वो सब कुछ दे पाऊंगा जो ये दे रही हैं? जो, क्योंकि उसको देख के एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार हाँ, टीचर ऐसा होना चाहिए। तो वो चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, बट एट द सेम टाइम बोरिंग भी लगती थी यार, कि फाइनेंस के लिए अभी इस राइटर की बुक पढ़ो, फिर दूसरे राइटर की पढ़ो, फिर तीसरे की पढ़ो, तो वो बोरिंग भी हो जाती थी एट टाइम्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुबह की। और यहाँ पे मैं एक और डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो उस टाइम पे हम डिजिटल एज में नहीं थे। तो उस केस में क्या था, स्टूडेंट्स के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अब मैं आपसे कहूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में जाता है और कुछ करंट ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, या लेट्स से कुछ और एस्पेक्ट है फाइनेंस रिलेटेड जो मार्केट में अवेयरनेस फैल रही है जिसकी, तो अगर टीचर अवेयर नहीं होगा उन सारी चीजों के, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी स्टूडेंट्स को उन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली। स्टूडेंट हमेशा यही सोचेगा कि यार टीचर को तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है, या जो भी फाइनेंस के एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये हमें क्या नॉलेज इंपैक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम हमें जितना आसान लगता था, ये जर्नी उतनी आसान है नहीं, और एक टीचर को लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। एग्जैक्टली सर। और वही चीज है कि बच्चे भी रिस्पेक्ट की भावना से तभी देखते हैं जब सामने वाला टीचर उस तरीके से पढ़ाता है, नई नई चीजों को उनके सामने रखता है, नए नए ऑप्शंस को बताता है। जो चीजें हमें पता है, अगर वही चीजें सामने से हमें मिल रही होंगी तो आप क्लास भी नहीं जाओगे, आप चीजों में इंटरेस्ट भी लूज कर दोगे। बट इफ यू लर्न समथिंग न्यू, देन आपका इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार चल क्लास कल भी चलते हैं, देखते हैं कल मैम क्या पढ़ाने वाली हैं, सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो वो एक चीज मैंने देखी अपने पूरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, कि वो एक चीज मेरा इंटरेस्ट जो बना के रखती थी वो ये था कि फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे टीचर्स मिले जिनकी वजह से ये चीज हो पाई, ताकि मैं क्लास में जाऊं, मेरा इंटरेस्ट बना रहे और मैं चीजों को सीखूं, पढ़ूं और फिर वहां से आप लुक अप ऑन करते हो कि यार कल कुछ नया सीखने मिलेगा। एग्जैक्टली राइट। सुबह की अब थोड़ा सा नेट के बारे में बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट्स को एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सिलेबस है वो ऐसा है कि आपके ग्रेजुएशन से काफी कुछ आता है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से काफी कुछ आता है, तो कितना टाइम आपको लगा प्रिपेयर करने में, या अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम आपने दिया फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जाम? एक्चुअली अगर मैं स्ट्रेटेजी वाइज कहूँ तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट करा था तो एक तरीके से मेरी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हो गई थी। और अगर और मैं बैकग्राउंड में जाऊं जहां मुझे कोई आइडिया नहीं था, हम 11th-12th की बात करते हैं तो वहां मुझे नहीं पता था यूजीसी नेट क्या होता है। बट एट द सेम टाइम मेरी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज थी वो एक चीज ऐसी है कि मेरी प्रिपरेशन वहां से स्टार्ट कराती थी। अगर इकोनॉमिक्स के आपको बेसिक्स पता है, आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, तो वो चीजें वहां से स्टार्ट हो गई थी मेरी जर्नी। लेकिन अगर मुझे डिटेल में बताना हो तो डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन में आने के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि यार हाँ, अगर मुझे देना यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो इट विल रिक्वायर अराउंड 3 to 4 months मिनिमम फॉर मी। वो भी तब जब मैंने अपने बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रखी है, डेडिकेशन के साथ वो चीजें मैंने पढ़ रखी है, क्लास में सीख रखी है, फिर भी इट रिक्वायर्स 3 to 4 months कि आप कम से कम उन चीजों को फिर से रिवाइज करके, और जो भी आपकी उसमें कमियां हैं कि यार इस सब्जेक्ट में ये लैग करता हूँ, मैं इसमें ये लैग करता हूँ, उनको सीखने के लिए 3-4 मंथ जरूरी है। सो मेरे हिसाब से 3-4 महीने डेडिकेशन के साथ अगर आपने बैकग्राउंड में पढ़ाई कर रखी है तो दैट इज, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सुबह की बता रहे हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लें, बिल्कुल डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और वो ये है कि इनका बैकग्राउंड प्लीज देखिए आप, कि ही इज कमिंग अप फ्रॉम रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, जिसकी कट ऑफ बहुत अच्छी रहती है, अब 95% रहती है। देन ही टुक एडमिशन इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे सिर्फ 180 सीट्स हैं। जिनको नहीं पता है, जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनको नहीं पता, आपको बता दूं सिर्फ 180 सीटें हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कितनी मेहनत करी होगी, 11th-12th में कितनी मेहनत करी होगी, फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में कितनी मेहनत करी होगी इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद भी ये बात ये कह रहे हैं कि कम से कम सर 3 से 4 महीने का टाइम लगा मुझे रिवाइज करने में, या इतना टाइम लगता ही लगता है। तो आप ये बात समझ के चलिए कि अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, या अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा तैयारी करने में। तो इस एग्जाम को लाइटली मत लीजिएगा। एग्जाम डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को नोट करके अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है।
सुविक, दैट कम्स ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, क्या स्टडी मटेरियल यूज कर रहे थे आप? ओके, सो सर एक्चुअली जब अगेन ग्रेजुएशन में मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी हैं, सारे सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी थी। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन में आया तो भी जो भी स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो भी मैंने पढ़ रखी थी। तो मैंने मोर और लेस सिर्फ उसी को फॉलो किया कि हाँ यार, मैंने अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए मैंने जीआर मोंगा पढ़ रखी है तो ठीक है, मैं इसको पहले से फेमिलियर हूँ तो मैं इससे रिवाइज कर लूंगा तो मेरे लिए ईजी होगा। तो सेम चीज मैंने करी कि जो भी चीजें मैंने बुक्स पढ़ रखी थी, जो भी स्टडी मटेरियल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रखे थे, सिर्फ उनको रेफर करा के इससे रिवाइज कर लेते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना के उसी से करने की कोशिश। बहुत अच्छा तरीका भी है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कोई किताब अगर मैंने एक बार पढ़ रखी है, अगर मैं सेम बुक को उठाऊंगा रिवाइज करने के लिए तो मुझे उसमें जाहिर सी बात है कि कम टाइम लगेगा। बिल्कुल। और आप साथ में अपनी मास्टर्स भी परस्यू कर रहे थे तो आपको अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी थी। तो आई थिंक अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रखी है तब तो ऑफ कोर्स आप वो बुक रेफर कर सकते हैं, वरना जो भी मार्केट में बेस्ट स्टडी मटेरियल है आप उसे डेफिनेटली मैंने देखे भी थे कि जो और स्टडी मटेरियल्स आते हैं, बट वही मेरे पास टाइम का जो कंस्ट्रेंट था और ये भी था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने पढ़ रखा है तो मैं चीजों को यहाँ से कर सकता हूँ। अदरवाइज डेफिनेटली जो मार्केट में अवेलेबल है रिसोर्सेज वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उनको रेफर भी करा है, उनको रिजल्ट भी उससे मिला है। ये मेरा एक पर्सनलाइज्ड रहा कि यार नहीं ठीक है, मैंने जो पढ़ रखा है मैं उस पर ही रेफर करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। सुविक, अब आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आपके क्या प्लान्स है? बिकॉज जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ आप काफी एम्बिशियस लग रहे हैं मुझे, तो अभी आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, क्या क्या और ऑप्शंस हैं आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, या क्या आपने अपने बारे में सोच रखा है? सो एक्चुअली सर अगेन थोड़ा मेरे को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर मैंने सोचा कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर मैं स्टार्ट करूं, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की तो कितना टाइम मुझे लगेगा, क्या मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम जब मैंने नेट के बारे में सोचा था तो यूपीएससी के सिलेबस को देखा, थोड़ा बहुत उसके बुक्स के बारे में जाना, कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो सब चीजों को जानने की कोशिश की और थोड़ा बहुत किताबों को ऐसे पढ़ना शुरू करा यूपीएससी के रिगार्डिंग। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मुझे आइडिया लग गया था कि नहीं यार अभी मुझे यूपीएससी करना है, एक सीरियस अटेम्प्ट तो दे के देखना है। तो फिलहाल मैं यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोचा 1 साल का ड्रॉप लेकर के यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल सेबी इज अ जॉब जो एक कॉमर्स जो भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत फैसिनेट करती है और मेरा हमेशा से थोड़ा फैसिनेशन रहा है कॉमर्स के फील्ड में। कॉमर्स के बारे में जानना पढ़ना बहुत मेरे को फैसिनेटिंग लगता है, स्पेशली फाइनेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं सेबी में कभी पहुंच पाया तो वो भी काफी एक ड्रीम जॉब होगी, काफी फैसिनेटिंग होगी और मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड अगर मुझे कोई जॉब करना है, कोई चीज करनी है तो मैं इंटरेस्ट उसमें लूज नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और मेरे लिए इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ नया उसमें सीखने को मिलता रहे। कोई बहुत ही ऐसा थियोरेटिकल काम जो आप एक बार सीख ले रहे हो और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, वो चीजें मेरे को उतनी फैसिनेट नहीं कर पाती। तो कुछ नया सीखने की जो एक इच्छा है वो मुझे यूपीएससी और सेबी में दिखती है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई काम हमें लंबा करना है तो हमें उसमें इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कल आने वाले दिन को लुक फॉरवर्ड नहीं करता हूँ कि यार कल क्या सीखने मिलेगा या कल क्या कुछ नया करने मिलेगा, तो शायद हमारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत अप्रोच आपकी अच्छी है आगे जाने के लिए एंड आई विश यू द बेस्ट। सुविक, अब हमने ऑप्शंस के बारे में बात कर ली, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर ली, आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया, आपने यूजीसी नेट भी एक्सप्लोर कर लिया, अब आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं इंसाइट यहाँ पे चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को दें कि जैसे अब आपने यूपीएससी कॉमर्स की तैयारी शुरू करी है तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी नेट से जो अभी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उससे कितना लिंकेज है और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट? डेफिनेटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर एक कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो उसका सिलेबस हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से लिंक्ड है। और जब हम यूपीएससी के कॉमर्स ऑप्शनल की बात करते हैं तो इन दोनों का एसिमिलेशन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू टॉपिक्स जो बच्चों ने ना पढ़ रखा अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, सारी चीजें सिमिलर होती हैं बस। लेकिन जो एक डिफरेंस आता है वो आता है अप्रोच में कि यार हमने वहां किसी और तरीके से पढ़ रखा है, वहां हमने पेजेस भरने के लिए आंसर लिखने होते हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। यहाँ रैशनल चीजें जो टू द पॉइंट आंसर है वो लिखने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई करके आ रहा है कॉमर्स की, उसके लिए कॉमर्स का अगर ऑप्शनल लेता है वो अपने यूपीएससी में,
तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर वो कुछ चीजों का ध्यान रखे, जैसा कि मैंने बताया आंसर राइटिंग अप्रोच, पढ़ने का जो अप्रोच है, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल रहा है। मैं अपना पर्सनल बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं कोई और ऑप्शनल लिया होता तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना और साथ में ऑप्शनल को भी कैरी ऑन करना। और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया जिसमें आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव से कंपेयर करूं, जैसे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि यूपीएससी मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव है, जिसके अंदर आपका कॉमर्स का ऑप्शनल है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया, इसका मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है। तो अब सिलेबस तो आपने मोटा मोटा कवर कर ही लिया है, अब आपको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब आपको अपनी आंसर राइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है ताकि क्वालिटी ऑफ आंसर्स ठीक हो सके। सो आई थिंक ये भी एक अच्छा अप्रोच है चीजों को तैयार करने का कि सिलेबस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अब हम स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स पे ध्यान रख सकते हैं या उन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं जो यूपीएससी में काम आने वाले हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं पढ़ रहा था जब अपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था, तो टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरा वीक था। टैक्सेशन ऐसा था जो ग्रेजुएशन से ही बहुत अच्छा नहीं था, इट वाज गुड बट नॉट वेरी गुड, या कह लूं कि यार इसमें तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और वो सेम चीज यहाँ टैक्सेशन हमारी यूपीएससी में भी आती है, तो मुझे पता है कि यार हाँ इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा जो मुझे पता है कि नहीं ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो एक चीज जो आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करके पता चलती है यार आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो भी काफी हेल्पफुल होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुविक। सुविक, अब हम फाइनल आपसे विदा लेने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, आपने बहुत सारे डायनामिक समझे भी और आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है आपसे इंटरेक्ट करके। अब दिसंबर में हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर 23 में। अगस्त का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि उनके पास 5 महीने का समय है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से, बिकॉज आपने 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिताए हैं और आप दोबारा आप कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या इंसाइट देना चाहेंगे कि क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक जो शायद थोड़ी मेरी कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से करा होगा, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होंगी, उन्होंने अब तक का उनका बैकग्राउंड जो रहा होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो काफी अच्छा रहा होगा। तो उनके लिए तो सिंपल गाइड है कि अब तक आपने जो चीजें कर रखी हैं, जहां से चीजों को कवर करा है, जैसे पढ़ा है, आप उस पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और उससे रिवाइज करने की कोशिश करिए। ऐसा भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है, बट आप उन चीजों के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। आपको बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं कि अब यार ये कहाँ से करूं, वो कहाँ से करूं। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, जो किसी एवरेज जगह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बिकॉज ऑफ सम रीजंस किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाए, जो भी उनके रीजन होंगे, तो उनके लिए मेरा गाइडेंस सिर्फ इतना होगा कि आप किसी प्रॉपर जगह से, किसी कोचिंग के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर अगर कोई कोर्स है जो जैसे मार्केट में जो अवेलेबल कोर्सेज हैं, जो बुक्स मटेरियल हैं, उनको आप रेफर करके अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो जो हमारे पास समय है 4-5 महीने का, वो सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं है उनकी बिल्कुल ही क्लैरिटीज नहीं होगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऑब्वियसली आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने कॉमर्स के बारे में 30-40% तो पढ़ा ही होगा, उतना तो आपको आइडिया होगा ही। तो उस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गाइडेंस, कि आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं, और वो अगर गाइडेंस लेके आप तैयारी करते हैं तो दिसंबर का एक एग्जाम आपके लिए हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाला एग्जाम बन जाए। थैंक यू सो मच सुविक, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू बैकग्राउंड बताते हुए आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। Suvik, from the entire team of Anu Jindal, we would like to offer a small token of gratitude, just a memory for you. Please accept this on our behalf. Thank you so we much. wish you all the best for your future endeavors. Thank you. So that was all about this particular video, students. I am very sure कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड देते हुए कि किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस गाइडेंस को ध्यान से सुनेंगे और इसे फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।